तो डियर क्लास 9th के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस मैथ वाले सेशन में। आज हम लोग मैथ के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं, मतलब पूरे डिटेल में। क्योंकि मैथ देखिए, मैथ से सभी को डर लगता है और डरना भी लाजमी है दोस्तों, क्योंकि मैथ जो है हमेशा बहुत रुलाता है और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो लगातार प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, लगातार आपको रिवीजन चाहिए मैथ में, क्योंकि आप आज बनाओगे कल भूल जाओगे। इस मैथ में यही सिस्टम है। तो चलिए, आज हम लोग 40 जो ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे, इतने अच्छे तरीके से देखेंगे बच्चों, क्योंकि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा और पूरा दिमाग में बैठ भी जाएगा। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सारा बनेगा भी। तो आप एक बार मेथड अगर समझ जाएंगे तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैथ के कुछ सवाल जो आपके 29 जनवरी को एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला जो कहा गया है वो कहा गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या वैसा होता है जिसको हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ बोला गया √2, फिर पाई। तो पाई तो अपरिमेय है और √2 भी अपरिमेय। अगर यहाँ पर √4 होता या रूट फिर 9 होता, यानी वैसी संख्याएं, वैसे रूट वाली संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा। अब 4 का वर्गमूल जो है 2 निकलेगा, √4 का, √9 का 3 निकलेगा, मतलब पूर्णांक पूर्ण रूप से निकल जाना चाहिए, तो उसको हम लोग परिमेय कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो रूट वाला तो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। पाई तो अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा नहीं, तो बच गया कौन, जीरो। तो जीरो परिमेय संख्या हो जाएगा। जीरो जो है परिमेय संख्या होता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त होता है कि जीरो को जो है ना हमेशा अंश में होना चाहिए ना। 0/4 जो होगा ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन फिर 4/0 ऐसा टाइप का अगर रह गया तो ये परिमेय नहीं होगा, क्योंकि फिर जीरो जो है यहाँ पे जीरो जीरो को नीचे नहीं होना चाहिए। यानी आप पढ़े भी होंगे कि पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है, तो इसलिए जीरो जो है परिमेय संख्या, लेकिन उसको अंश में होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोला गया, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो जब भी अगर इस टाइप का दो संख्या दे दे और आपको मतलब बट्टे में ना दे, सिर्फ पूर्ण संख्या के रूप में दे दे, तो आपको क्या करना है, एक दिमाग लगाना, एक ट्रिक है, दोनों संख्या को जोड़ के आपको 2 से भाग दे देना। तो 3 और 4 कितना होगा, 7/2। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे, बोला है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय देखिए, 3 बोला है, 1/3 बोला है, ये लोग दोनों तो परिमेय है। √4, तो √4 का वर्गमूल भी 2 निकलेगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। तो पाई, ठीक है, पाई, अगर पाई का मान दिया होता 22/7 तो वो परिमेय होता, लेकिन पाई यहाँ पर है अपरिमेय। आगे चौथा क्वेश्चन है, पाई क्या है। तो पाई दोस्तों अभी देखें हम लोग कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे पांचवा नंबर है, 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 36/100 का, तो आप देखिए 36/100, इसको आप क्या कीजिए कि डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, भागा लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा क्या, 0.36। और देखिए पॉइंट के बाद यहाँ दशमलव के बाद जहाँ भी जाकर कट गया, सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए। आगे अगर कट जाएगा फाइनली, तो उसको हम लोग शांत प्रसार बोलेंगे। और नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, 36/100 दे रखा है, तो क्या करेंगे, 100 का हम लोग लासा निकालेंगे, ठीक है, 100 का लासा निकालेंगे। जैसे 2 से हो गया 50, फिर 2 से हो गया 25, और यहाँ 5 से हो गया 25। अब देखिए 2 दूना 4, 25, 2500, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है 2n × 5 का n, यानी 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में ये बन रहा है, इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, छठा नंबर सवाल बोला गया 5 + √5 और 5 - √5, ठीक है, ये किसके बराबर है। तो आप देखिए, देख के ही लग रहा है कि यहाँ पर a, हम 5 को अगर मान लें तो √b को b मानेंगे, और फिर यहाँ पे a और -b, तो a + b और a - b बन रहा है, यानी कि बोल सकते हैं आपकी a² और माइनस का b² बना है। तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, और b जो हम लोग √5 को माने थे, तो √5 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25, और √5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों √25, और √25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 होगा, यानी कि 25 में से 5 गया, 20 हो जाएगा सही आंसर। यानी कि बोल सकते हैं आप ऑप्शन नंबर जो है 4, 20। अब सातवां सवाल बोला है, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में, ठीक है, एक चर जो बहुपद है वो कौन है। यहाँ पर 7 का नंबर है जो, वो एक चर में बहुपद है। आप देखिए यहाँ पे बोला गया है, पहले तो आपको यही जानना है कि बहुपद कौन होगा। तो बहुपद वो होता है, देखिए दो टाइप का इसमें चीज होता है, एक चर होता है और एक अचर होता है। तो चर का चर यानी कि XYZ ये सब हो गया आपका चर, और यहाँ अचर जो हुआ कांस्टेंट, यानी 1 2 3 जो डिजिट होता है उसको अचर कहते हैं। तो सबसे पहला कि बहुपद होने के लिए क्या शर्त है, तो चर को एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर जो होना चाहिए वो पूर्ण, यानी कि x को पावर में अगर जो रहेगा, पावर जो रहेगा, घात जो होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, माइनस में घात तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए बहुपद हम लोग किसको नहीं कहेंगे, तो अगर x का पावर में अगर माइनस हो गया तो उसको बहुपद हम लोग नहीं कहेंगे। उसके बाद अगर रूट में भी अगर x आ जाता है उसको भी बहुपद नहीं कहेंगे, और अगर बट्टे में अगर आ गया
तो भी उसको बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बहुपद कहेंगे किसको, तो x का पावर जो होगा वो घात में होगा, घात जो बनेगा वो रहना चाहिए आपका पूर्ण संख्या, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो बहुपद है। अब हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों दिया गया है कि इनमें से कौन एक चर में बहुपद है, तो बहुपद होने के लिए देखिए बट्टे में दे रखा है चर, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि बट्टा में दे दिया, अभी हम लोग जाने। और यहाँ देखिए चर जो है यानी रूट टी जो है रूट में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का 1, यानी कि यह एक चर में बहुपद है। और एक चर बोलने का क्या मतलब है कि x और x जो भी है एक ही चर है वहाँ पर। अब आगे 8वां क्वेश्चन देखेंगे, बोला इनमें से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद यहाँ पर नहीं है। तो देखिए कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो 8 का जो देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो है वाई स्क्वायर प्लस 2, ये बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ जो है बहुपद कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो चर है वो बट्टे में है, चर को बट्टे में होना नहीं चाहिए, और यहाँ भी जो है चर जो है अपर रूट में है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ से दे देना चाहिए था कि कौन कौन बहुपद नहीं है, तो 1 और 2 दोनों इस तरफ से देना चाहिए था, तो उसके हिसाब से सी नंबर सी हो जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई बहुपद नहीं है। आगे 9वां नंबर है कि x बराबर 1 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा। तो दे रखा है एक्स बराबर 1 दे रखा है, और समीकरण आपका 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3, तो इसको बैठा देंगे 5 गुना 1 और माइनस का 4 गुना 1 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 3, तो 5 एकम 5 और माइनस 4 एकम 4 और प्लस 3, तो 5 3 8, 8 में से 4 गया बचा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे 0 1 -5 और -6 है, तो हम लोग का आंसर जो आ रहा था वह आंसर आ रहा था 4, ठीक है। तो 4 आपको मान के चलना है, यहाँ जो प्रिंट किया है दोस्तों काफ़ी गलत प्रिंट है इस पेपर में। आगे 10वां नंबर है कि x प्लस 1 से 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो आप सबसे पहले इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले शून्य निकाल लीजिए, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 कर लीजिए, और x बराबर यहाँ पे प्लस का 1 अगर बराबर के चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। तो देखिए अब -1 आ गया, हम लोग को बैठाना है, तो 3x स्क्वायर बोल के रखा है, तो 3 गुना -1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 और इंटू का -2, ये -1, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। तो 3 एकम 3 हो गया यहाँ पे, और स्क्वायर बोला है ना तो प्लस हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, फिर -1 और गुना में हो जाएगा आपका गुना में हो जाएगा यहाँ पर गुना में हो जाएगा आपका -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 3 में -2 गया, 3 और -1 गया, 3 में से 1 गया बचा 2, तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हो जाएगा, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर। अच्छा 1 सेकंड और देख लेते हैं, बोला गया 3x स्क्वायर और प्लस का x और माइनस का 1, यही बोला गया है। तो 3 गुना -1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 और -1, यही तो आया है। तो 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3, और देखिए -1 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस होगा, तो 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस और -1, यानी 4 और माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 3 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 - 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 10 का 1 हो जाएगा, 10 का। आगे हम लोग 11वां नंबर देखेंगे, बोला गया 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। देखिए दे रखा है हम लोग को 12x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 1 दे रखा है, तो हम लोग को करना क्या है, गुणनखंड के लिए a और c को गुना करते, a और c को गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर रहेगा, और इसको फिर हम लोग तोड़ेंगे, यानी 7 जो होगा 7 को ऐसा तोड़ना है, 12 को ऐसा तोड़ना है कि 7 भी आ जाता है और 12 भी आ जाएगा, तो 4 और 3 में जोड़ देंगे हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 4x ले लेंगे, और प्लस का माइनस का हम लोग 3x ले लेंगे, और प्लस का 1 ले लेंगे। अब कॉमन लेने का बारी आया है, तो कॉमन के लिए क्या करेंगे, हम लोग 4 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4x को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3x और माइनस का 1, और यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 3x और माइनस का 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4x माइनस का 1 और 3x माइनस 1 का 1, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, यानी 11 का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे 12वां नंबर बोला यदि x माइनस 1 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है, तो के का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, के का मान जो है वो क्या होगा। तो x माइनस 1 दे रखा है, तो x माइनस 1 बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो 0 करेंगे और x बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, और आगे आपको पी एक्स जो है दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के, और इसी को हम लोग को निकालना है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का के बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में हम लोग को 0 लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, प्लस का 1 और माइनस का के हो जाएगा, बराबर हम लोग 0 लेंगे, ये 1 1 2 और माइनस का के बराबर 0,
और के निकालेंगे माइनस के बराबर, तो 0/2 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा। तो के जो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा माइनस का 2, के हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि 12 नंबर का हो जाएगा -2। उसके बाद 13वां नंबर बोला इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर यानी एक्स वाई या जेड वाई या जो भी है, तो एक्स वाई प्लस 1 यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही जवाब रहेगा। तो अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला गया 2x प्लस 3y बराबर 9, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में व्यक्त करने पर ए मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है क्या, ए एक्स प्लस, एक सेकेंड, दे रखा है कि ए एक्स प्लस का बी वाई और प्लस का सी दे रखा है, ठीक है। अब उसके रूप में देखिए यहाँ क्या दिया है, 2x दिया है और प्लस का 3y दिया है और बराबर में आपको 9 दे दिया बराबर में। तो 9 को यहाँ लाना पड़ेगा क्योंकि सी के रूप में तो -9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए का मान आप देख लीजिए, ए का मान क्या हो जाएगा 2, फिर बी का मान क्या हो जाएगा 3 और सी का मान क्या हो जाएगा -9। तो ए का मान 2 है, बी का 3 है और सी का -9 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखते हैं। ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान -9, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। आगे 15वां नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न हलों में कौन समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। तो ये सब मान को आप बैठा के देखिए, ठीक है, बैठा के देखिए, जो आएगा वही इसका हल हो जाएगा। तो बोला गया x प्लस 2y और बराबर का 6, हम ऑप्शन नंबर 4 जो है यही सही होगा, तो इसको बैठाते हैं। तो दे दिया x बराबर देखिए पहला जो देता है वो x होता है, दूसरा y होता है। तो x बराबर 4 बैठा देंगे और प्लस का 2 और गुना का 1 हो जाएगा यहाँ पे बराबर 6। देखिए 4 और प्लस का कितना गया 6, 2 बराबर 6, तो 6 बराबर 6 यानी कि LHS और RHS यहाँ बराबर हो गया। इसलिए इस समीकरण का सही हल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे देखते हैं, बोला गया है एक्स और वाई एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो आप देखिए जो कार्तीय तल बनता है ऐसे, ठीक है, वहां पर ये होता है एक्स और ये होता है वाई। इसका कटान बिंदु कहाँ पर है, यहाँ। कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक का बात किया जाए तो वो 0,0 होता है, तो इसको मूल बिंदु बोलेंगे। आगे एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, देखिए अभी अभी वहां से सवाल पूछा था, देखिए एक्स निर्देशांक, ठीक है, यहाँ एक्स होगा और वहाँ वाई होगा। तो एक्स का निर्देशांक जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है भुज। और पूछा था कि वाई का क्या बोलते हैं, तो वाई जो होता है उसको कोटि कहते हैं, याद रखना है आप सभी को, वाई को कोटि कहते हैं, बाकी एक्स को भुज कहते हैं। और चतुर्थांश की बात किया जाए तो पहला चतुर्थांश आपका यहाँ होता है, दूसरा इधर होता है, तीसरा यहाँ पर होता है और चौथा इधर होता है। ये होता है आपका प्लस और प्लस, ठीक है। और दूसरा ये जो आपका होता है माइनस और प्लस होता है। फिर इसका बात अगर किया जाए तो ये आपका माइनस और माइनस होता है, और ये जो होता है आपका दोस्तों प्लस और माइनस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब 18 नंबर देखते हैं, बोला गया आकृति में पी का निर्देशांक क्या है। पी बिंदु आपका यहाँ पर है। पी देखिए कहाँ कहाँ से कटा, पहला तो एक्स का लेंगे तो 4 हो जाएगा और वाई लेंगे कोमा 2 हो जाएगा, 4,2 यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन तो यहाँ कोई नहीं, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है इस पेज में। इस टाइपिंग जो किया उसको बड़ी मारना चाहिए, ठीक है, बहुत गलत कर रखा है। तो 4,2 जो होगा ना, समझ लीजिए आप, हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका 4,2, तो इसमें टिक कर सकते हैं अगर 4,2 होगा तो। आगे बोला गया दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। तो दो भिन्न रेखा, ठीक है, एक रेखा ये एक रेखा ये, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा, 1 होगा। तो उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा 1 हो जाएगा। आगे बोला गया है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है वो क्या होती है। तो संपाती कौन होता है, जो एक लाइन पर ही आ जाता है दूसरा लाइन, ठीक है, एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरा लाइन होगा उसको संपाती कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये नीचे जितना था उतना ही अगर ये भी रहा तो क्या रहेगा वैल्यू, तो संपाती रेखा जो होगा वो बराबर होती है, बराबर होती है संपाती रेखाएं। आगे हम लोग देखेंगे 21वां नंबर, बोला गया है 54 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। ये पूरक कोण क्या होगा, 54 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण का बात किया जाए, पूरक कोण 90 डिग्री होता है और 54 का पूरक कोण पूछा है, तो 90 में से 54 घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो है कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ कोई भी नहीं दे रखा है, तो 36 डिग्री आपको मान याद रखना है ध्यान से। और अगर यही चीज आपका संपूरक पूछता तो 90 में से घटा, जैसे अगला सवाल पूछा गया है कि 68 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। तो 68 डिग्री संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, उसमें से 68 घटा देंगे, 10 में से हट जाएगा 2 और यहाँ 17 में से 6 गया 11, 112 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 68 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अगर बात किया जाए 90 से कम जो होता है, 90 से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं, 90 जो एकदम 90 होता है उसको समकोण कहते हैं, 90 से अधिक और 180 से कम जो होता है उसको अधिक कोण कहते हैं, और 180 डिग्री वाला जो होता है उसको ऋजु कोण कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए 180 से लेकर 360 के बीच, यानी कि 180 से अधिक लेकिन 360 से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं, तो इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, याद रखना है। ऋजु कोण 180 वाले को कहते हैं,
उसके संपूरक कोण भी 180 को कहते हैं, और अधिक कोण जो है वो 90 से अधिक वाले को कहते हैं, और 180 से कम। अब 24वां नंबर देखेंगे, बोला है ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए एक सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो डिग्री नहीं दे रखा, 5x + 4x दिया, तो हम लोग इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि चूंकि 5x और प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 9x हो जाएगा, 9x बराबर 180 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 180/9 आ जाएगा, यानी 9 दूना 18 20 डिग्री, यानी x का मान कितना हो गया 20 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको ऐसा दे दे कि 5x का मान कितना होता, तो 5 आया था तो 5 गुना 20 ये 100 होता, और नीचे वाला जो है ये 4x था, तो 4 गुना 20 यानी कि 80, यानी कि ये आपका 100 डिग्री था, ये आपका 100 डिग्री था, और ये आपका 80 डिग्री था। इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं। आगे बोला गया है 25वां नंबर की त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं ए बी और सी, तीनों कोण को मिलाकर जो होता है 180 डिग्री होता है। फिर आगे बोला है दो सर्वांगसम आकृति क्या होती है। तो दो सर्वांगसम आकृति दोस्तों समान होते हैं, सर्वांगसम का मान के चलिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। और ये आपका ए बी सी है, ये आपका डी ई एफ है। जब ये सर्वांगसम होगी, यानी कि सर्वांगसम होगी तो इसकी भुजाएं बराबर होगी, कोण भी बराबर होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। और सर्वांगसम आकृति जो होती है वो समान होती है। आगे 27वां नंबर है, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी है। त्रिभुज की सर्वांग समता जो होती है इसका कौन कसौटी है। देखिए एंगल साइड साइड नहीं होता है, साइड साइड एंगल भी नहीं होता है, एंगल 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 से समरूपता होता है दोस्तों, सर्वांग समता नहीं होता है। एंगल 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 समरूपता होता है, सर्वांग समता नहीं होता है। बच गया आपका एक नंबर साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड मतलब कि एक साइड बराबर हो जाएगा, एक साइड बराबर हो जाएगा दो त्रिभुज का, उसके बाद एक एंगल आपको बराबर मिलेगा यहाँ पर, और फिर आपको एक नीचे मान के चलिए एक साइड मिल जाएगा। तो साइड एंगल साइड, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 4 सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बोल रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में BC बराबर AB। देखिए त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, त्रिभुज आपका हो गया ए बी सी, बोला है BC के बराबर क्या है AB, यानी BC के बराबर यहाँ पर क्या है AB। और कोण B जो आपको दे दिया 80 डिग्री दे दिया है, 80 डिग्री। तो बोला कोण A किसके बराबर होगा। तो आप देख लीजिए बराबर भुजाएं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो ये बराबर भुजा, ये दोनों बराबर भुजा, इसका सम्मुख कोण क्या होगा। तो देखिए AB भुजा जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। AB भुजा जो है BC के बराबर। अब आप ए बी लीजिए, ए बी का सम्मुख भुजा कौन है, ए बी मतलब कि ए बी जो है, ठीक है, ए बी का यहाँ पे सम्मुख कौन कौन है, तो कौन सी है। और वहीं पर बी सी का सम्मुख कौन कौन है, तो कौन ए है, ठीक है। जब दोनों बराबर दे रखा है, और आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है 180 होता है, तो 180 में से 80 तो यही दे रखा है कौन बी, तो बचा कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री ही बचा ना। तो 100 में से कौन सी और कौन ए जो है बराबर है, तो एक लोग कितना हो जाएगा 50-50 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 50 डिग्री। आगे बोला गया है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो जो भी चतुर्भुज है उसके अंतःकोण यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ सब मिला के कितना होता है 360 डिग्री होता है। आगे बोला एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखिए अनुपात दे रखा है, ठीक है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, इसका अनुपात जो दिया है 3 दिया है, ये 5 दिया है, ये 9 दिया है, ये 13 दिया है। तो सबसे बड़ा यहाँ भुजा को सबसे बड़ा कोण क्या है 13 कोण है, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। आप कह सकते हैं कि अभी आपने बोला कि त्रिभुज के तीन, ये चतुर्भुज के अंतःकोणों का 360 है, यहाँ पर तो 3, 4, 5 दे रखा है, 3, 5, 9, 13 दे रखा है। तो इसको हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे कि इसको x के रूप में मानेंगे, 3x और प्लस का 5x प्लस का 13x और प्लस का 9x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको जोड़िए 3 और 5 8, 8 और 9 8 17, 17 और 13 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया। तो 360 और बट्टे का हम लोग 30 लगाएंगे, कितना होगा 12 डिग्री। तो 12 डिग्री आ गया x का मान, x बराबर आ गया 12 डिग्री। अब बोला सबसे बड़ा अनुपात कौन सा था। तो अब देखिए सबसे बड़ा अनुपात यहाँ 13x था, 13x, तो मान रख देंगे 13 गुने 12, 13 गुना 12 रख देंगे, कितना आ जाएगा। तो 12 3 36 का 6 हाथ बाकी 3, 12 1 12 3 15 156 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 बनेगा। और अगर यही पूछता कि सबसे छोटा कौन सा बनता, तो x बराबर देखिए 12 आया था, तो सबसे छोटा कौन था 3x, तो हो जाता 3 गुना 12 यानी कि 36 ले लेते। चलिए आगे देखेंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। देखिए ये वृत्त है, इसमें अनेक जीवाएं होती है, वृत्त में अनगिनत जीवाएं होती है, लेकिन एक होता है जो सबसे बीच से गुजरता है, इसको सेंटर वाला कहते हैं। जो सबसे बड़ा जीवा होता है इसको हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है। आगे देखेंगे बोला है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो जो अर्धवृत्त होता है, ठीक है, अर्धवृत्त का बना कोण क्या होता है दोस्तों, समकोण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पिक करके रखिएगा। आगे बोला गया एक त्रिभुज की भुजाएं
एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। त्रिभुज का परिमाप, देखिए परिमाप बोला, अर्ध परिमाप बोलता तो हम लोग एस निकालते, लेकिन परिमाप बोला है तो सबको जोड़ देंगे। त्रिभुज का परिमाप देखिए, मान के चलिए त्रिभुज था, ये 40 मीटर है, ये 24 मीटर है और ये 32 मीटर है। तो इसका हम लोग को परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए क्या करते हैं, सभी भुजाओं का योग। तो 40 + 24 और + 32, ठीक है। सब सिर्फ जोड़ेंगे, बट्टा 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो बट्टा अगर 2 लगाते हैं तो वो अर्ध परिमाप होता है, लेकिन यहाँ पर बट्टा अगर लगाते हैं तो अर्ध परिमाप होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग परिमाप लगा रहे हैं, इसलिए चारों तरफ जोड़ देंगे। 40 और 30 70 और 2 72, 72 और 20 कितना हो गया, 92 और 2 92 और 4 96। तो 96 हो जाएगा, यानी 33 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 30 नंबर सवाल देखेंगे, बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप एस निकालेंगे, तो एस बराबर क्या होता है, a + b + c बटे 2। अब देखिए यहाँ पे 40 और 24 और 32 सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 96। 96 को बटे 2 लगाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो फिलहाल मेरा एस कितना आ गया, 48 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और इसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, √s s - a s - b और s - का c, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए ए आपके पास दे रखा है 40, बी दे रखा है 24 और सी दे रखा है 32। बस उसको बैठा देना है। हमारा एस आया था कितना, 48 आ गया था। फिर यहाँ पे s - a, यानी कि 48 माइनस का a हो गया, a में 40 था, फिर आपका हो जाएगा 48 और माइनस का b में आया 24, और फिर आपका यहाँ पे 48 और माइनस c कितना है, 32 है। तो सब हम लोग मान बैठा दिए, यहाँ पे 32 था, सब मान बैठा दिए। अब आगे देखिए क्या होगा, तो रूट तो यहाँ रहेगा ही, 48 रहेगा ये। उसके बाद 48 में से 40 गया, कितना हो जाएगा, 48 में से 40 गया आपका 8 बच जाएगा। फिर 48 में 24 गया, 24 बचेगा, और यहाँ पर 16 बच जाएगा। तो कुल मिला के इसी को हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग के पास बचा क्या था, बचा था √48, फिर 48, फिर उसके बाद बचा था 8, फिर 8 बचा था, 8 बचा था, उसके बाद बचा था हम लोग का 24, और उसके बाद बचा था हम लोग का क्या, 16 बचा था। अब क्या करना है, तो हम लोग को इसको लगाना है, पूरा इसका गुणनखंड करेंगे। तो 48 के लिए क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 16 और 16 4 दूना 8, 8 तिया 24 दूना 48, ठीक है। क्या करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, फिर 8 है तो इसको करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूना 8। उसके बाद यहाँ 24 के लिए क्या करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 16 के लिए करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और दूना 16। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ा लगाएंगे। देखिए 2 और 2 का जोड़ा लग गया, ये भी 2 और 2 का जोड़ा लग गया। तो एक ठो 2, एक ठो 2, 2 ठो 2 बाहर निकल गया। आप एक 3 यहाँ से उठाइए और एक 3 यहाँ से उठाइए, 3 का भी जोड़ा लग गया, 3 को भी बाहर करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास क्या बच रहा है, तो उसके बाद जो दोस्तों है, देखिए ये 2 आपका बच गया, तो ये 2 को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ का 1 2 और फिलहाल यहाँ का 1 2, इसको भी 2 कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये 2 का लग गया है, ये भी 2 लग जाएगा, यहाँ भी 2, ये भी जोड़ा लग गया, और ये भी 2 लग गया जोड़ा। तो कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 को 4 से गुना करते हैं, ठीक है। 96 गुना 4 हो जाएगा, तो 4 छक 24 का 4, बाकी 2, 4 9 36 और 2 38, यानी 384। कुल मिलाकर आंसर आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे 35वां क्वेश्चन देखेंगे। 35वां क्वेश्चन में बोला गया एक घन का किनारा x है का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पार्श्व पृष्ठीय, तो घन देखिए, घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a², और यहाँ पे x दे रखा है आपका भुजा, तो 4 × x का स्क्वायर, यानी कि आंसर हो जाएगा 4x²। ऑप्शन कौन सा, a² दिया, 4a² दिया, 6² दिया, a³। देखिए 4x² दिया ही नहीं, तो 4a² हो जाएगा यहाँ पे, यानी मिसप्रिंट था थोड़ा सा। आगे हो सकता है कि इस भुजा को a बोलना चाहिए था, तब जाके 4a² देता। आगे देखिए 36 नंबर देखेंगे। बोला गया किसी घनाभ में किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक जो घनाभ होता है, ठीक है, घनाभ आपको पता है ऐसे होता है। घनाभ में जितना भी किनारा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक कहीं छूट रहा होगा 12, ठीक है। तो कुल मिलाकर 12 यहाँ पर होता है घनाभ का किनारा, घनाभ का 12 होता है। आगे 37वां बोल देखेंगे। बोला गया एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2h l + b। और आपको अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, पार्श्व मतलब खाली बाहर का बोला है, अगर संपूर्ण बोल देता तो फिर होता 2lb bh और lh, यानी ऑप्शन नंबर सी होता जब बोला था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व बोला है तो ये आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बोला है
एक गोला इसकी त्रिज्या r है, इसका आयतन क्या है? तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों आपको बता दें, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो चैप्टर है वहाँ से आपका 3 से 4 जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला कई बार पूछ दिया जाता है। आगे है क्वेश्चन के मिलान चिन्ह देखिए, इसको बोला है तो 1 2 3 4 5 था और 1 2 3 4 9 हो जाएगा, सही आंसर। उसके बाद बोला है एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों 1 होती है। तो इस प्रकार आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखे मैथ का, जो आपके आगामी 29 तारीख के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अच्छे और डिटेल में सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। अभी आप लोग के लिए 29 तारीख के लिए एक से एक वीडियो आने वाला है, और 30 के लिए भी। 30 को तो आपको अब सोशल साइंस है, और सोशल साइंस का आपका कम से कम 15 वीडियो अपलोड है। आप जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट थोड़ा नीचे होगा, लेकिन आप वहाँ जाइए, आपको 15 वीडियो मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ पर है, उससे बाहर कभी नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।